पहले को तो ग्राम पंचायत को कई अधिकार दिए गए हैं, 29 विभाग बांटे गए हैं, संविधान में पूरी तरीके से प्रावधान है, बजट भी है, लेकिन चाबी किसी और के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में। और केंद्र और राज्य सरकार जिस तरीके से अपने हिसाब से इसको ढाल कर चल रही है और चुनावी मौसम में इसका बखूबी इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि दरअसल बदलाव और विकास गांव में होना चाहिए, लेकिन स्थिति उलट है। आदर्श ग्राम योजना का सच और हम गांव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सब ये चाहते हैं कि ये वाकई मूर्त रूप में कब आएगी, प्रतीकात्मक रूप में कब आएगी। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे चैनल के संपादक वासेंद्र मिश्र, अमिताभ भट्टाचार्य जी वाराणसी से और सीबी पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। वासेंद्र जी, हम चाहेंगे कि आगे का डिस्कशन आप करें। निहारिका, हम लोग एक बार फिर सीबी पांडे जी से जरा विस्तार से समझ लें कि और अपने दर्शकों को भी सीबी पांडे जी के जरिए ये जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आखिर जो हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हुआ है, उस याचिका के जवाब में, जो याचिका खुद सीबी पांडे जी ने दाखिल की है, उस हलफनामे में और केंद्र सरकार की जो योजना थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना थी, उसमें किस तरह का विरोधाभास है? पांडे जी। वैसे जी, वास्तव में ये जो गांव सरकार की जो बात आई और जिस गांव सरकार की बात लेकर नैतिक पार्टी के माध्यम से हम पूरे प्रदेश और देश में बात उठा रहे हैं, वो वास्तव में उसी याचिका से ही पैदा हुई। उस याचिका में जब नरेंद्र मोदी जी ने ये आदर्श गांव की योजना, जब सांसद आदर्श गांव की योजना पूरे देश में फैलाई और बड़े विशाल स्तर पर उसका स्वागत हुआ और बहुत लगा कि अब गांव की कायाकल्प हो जाएगी, और उसमें ये लगा कि सांसद जिस गांव को ले लेंगे वहां तो स्वर्ग आ जाएगा। तो जब ये बात देखा गया कि संवैधानिक रूप से, तो संविधान में, जब इसके संविधान में तो साफ साफ लिखा है कि कोई भी सांसद गांव की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो मेरे ये दिमाग में आया, और नैतिक पार्टी ने याचिका दाखिल की ये हाईकोर्ट में, मेरे ये दिमाग में बात आया कि जब सांसद की उपस्थिति ही गांव में मना है संविधान के अंदर, तो ये संविधान के जब अंतर्गत उनकी मनाही है, तो फिर कैसे सांसद उस गांव की व्यवस्था को आदर्श गांव बनाने कैसे कर पाएंगे? वो गांव खुद जो स्वशासी संस्था है, जिसमें किसी का हस्तक्षेप हो सकता है और सांसद का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो उसको किस तरह से, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या सोनिया गांधी हो या अखिलेश या मुलायम सिंह यादव, इसको कैसे इस गांव को बना पाएंगे? और उसकी जब याचिका दाखिल हुई, तो ये जब केंद्र के पास गया, तो केंद्र ने ये बात समझी कि न लगता है कि उन्होंने संविधान का अध्ययन नहीं किया था और केंद्र स्तर पर नहीं अध्ययन हुआ था कि ये तो सांसदों को मनाही है उसमें, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की भागीदारी करने का। तो फिर उनको लगा, अब वो जो जवाब आया है कितना हास्यास्पद है, कितना देश के साथ धोखा है, और खास करके नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा धोखा किया, जो कि प्रधानमंत्री है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये गांव सिर्फ सांसद गांव के मामले में सलाह देंगे। अब सलाह देने के लिए गांव में लोगों की कमी नहीं है, देश में लोगों की कमी नहीं है। भारत तो मुफ्त सलाह देने के लिए तो मशहूरी है कि जिसमें चाहते हैं लोग मुफ्त की सलाह देते हैं। सलाह देने के लिए आपने ये इतनी बड़ी योजना बनाई, जो चीज आपको संविधान प्रदत्त है। देखिए, नैतिक पार्टी दो नैतिकता की बात करती है। नैतिक पार्टी कोई मॉरल बात नहीं करती, वो संवैधानिक नैतिकता की बात करती है। संवैधानिक नैतिकता का मतलब यह है कि संविधान में जो दायित्व तो जिसके पास दिए गए वो एक नैतिक दायित्व है, उसको बनाइए, और जो अधिकार जिसको मिला वो एक अधिकार का एक संवैधानिक नैतिकता है, उसको आप दीजिए। गांव को तो इसका मतलब है वो संवैधानिक, पांडे जी, किसी कृपा से नहीं मिला है। पांडे जी, इसका मतलब जो प्रधानमंत्री की तरफ से जिस योजना का ऐलान हुआ वो जल्दीबाजी में हो गया। उनको शायद संविधान का उस समय तक जानकारी नहीं थी कि संविधान में इस मामले में किस तरह की व्यवस्था है। और दूसरा, जो एकात्म मानववाद के प्रणेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने भी गांव की जिंदगी, गांव में रहने वाले लोगों को लेकर एक उनका बहुत विस्तृत व्यापक जीवन दर्शन रहा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को मानने वाले लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के जीवन दर्शन को अपनाकर सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोग जब सरकार में आते हैं, तो उनकी कार्यशैली भी वही हो जाती है जो कार्यशैली पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरीखे नेताओं की रही। तो क्या ये माना जाए कि सत्ता का एक अलग चरित्र होता है? जब सत्ता मिलती है तो उस समय चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद हो या डॉक्टर धर्मपाल की
अलग एक ड्राफ्ट हो जिसमें उन्होंने पूरे के पूरे ग्राम स्वशासन, ग्राम स्वराज की बात कही थी, या गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का वो हो। सत्ता मिलते ही वो सारे जीवन दर्शन बदल जाते हैं और एक ही जीवन दर्शन रहता है, वह होता है कि किस तरह से ज्यादा असीमित अधिकार अपने पास रखा जाए और अपने चाबुक से पूरे सिस्टम को चलाया जाए और कंट्रोल किया जाए। पांडे जी। देखिए भाषण जी, ये दो बातें बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात कही। एक तो गांव की सरकार को अगर आप बना देंगे तो आपकी सत्ता बहुत ज्यादा हासिल, आपके पास कुछ करने को रहेगा नहीं। गांव वाले अपना खुद करेंगे तो एमएलए एमपी क्या करेंगे? एमएलए एमपी के पास कोई काम ही नहीं रह जाएगा। आज एमएलए एमपी जो कुछ भी है, जो कर रहे हैं, उन चाहे नेतागिरी कर रहे हैं, वो सिर्फ गांव के बूते पे कर रहे हैं। गांव को जब सत्ता हो जाएगी तो गांव में फिर डिवीजन नहीं होगा। आज उन्होंने गांव को जातियों में कई भागों में बांट दिया, अगड़े पिछड़े दलित। अब चूंकि गांव बट गए हैं, इसलिए राजनीति उनकी बड़ी सहजता से हो रही है। जब गांव एक यूनिट के रूप में काम करने लगेंगे, जब अगड़े पिछड़े दलित मुसलमान सब मिलकर एक साथ फैसला लेने लगेंगे, तो इनकी राजनीति तो दो कौड़ी हो जाएगी। इनको कौन पूछेगा? इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी एमपी एमएलए लोगों की। फिर वो दिल्ली और लखनऊ में बैठ के राजनीति करेंगे, गांव वाले इनकी परवाह भी नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है, मोदी जी ने जो गांव की बात बहुत बड़े स्तर पर उठाई, उसके पीछे एक बड़ी उनकी मंशा थी। उन्होंने 100 शहर बना रहे हैं स्मार्ट सिटी। तो वो जो 100 शहर बनाएंगे, एक एक शहर बनाने में कम से कम 20-20 गांव को निगल जाएंगे, 20-20 गांव का खत्म हो जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के तरफ लोगों को, एक तरफ स्मार्ट सिटी की तरफ गांव वाले नाराज न हो, गांव वाले अपने झोंट डाल में फंसे रहे। उन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया बिना किसी अधिकार के। आपके मुताबिक चुनावी शिगुफा था और ये जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय था, क्योंकि दिखाना था कि अच्छे दिन वाकई हम लाएंगे। अमिताभ भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बिल्कुल धोखा था। अच्छा, ये धोखा था। ये तो हर गांव को, ठीक है, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में अमिताभ भट्टाचार्य जी बैठे। अमिताभ भट्टाचार्य जी, चाहे शहर हो चाहे गाँव, स्मार्ट सिटी की भी एक तरफ बात की गई, एक तरफ आदर्श गाँव की बात की। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो गाँव सरकार है, जो ग्राम पंचायत है, उन्होंने हालात के प्रति अपना समर्पण दे दिया है, वो निछावर हो गए कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है, वो खुद नहीं उठना चाह रही हैं? लगभग 100 साल पहले भारत में एक आंदोलन चल रहा था डोमेनियन स्टेटस के खिलाफ। अंग्रेज भी कहता था प्रोटेक्टेड, आपको अधिकार मिले प्रोटेक्टेड। अंग्रेजों ने एक नया पद बनाया था रेसिडेंट गार्जियन। किसका कोई अभिभावक ना हो तो अंग्रेज अधिकारी आके उसका गार्जियन हो जाता था। आज भी स्वतंत्र भारत में हम लोग जो सरकार देख रहे हैं, वो अपने को प्रोटेक्टेड एंड रेसिडेंट गार्जियन समझते हैं। वो हमारे गुरु हैं, हमारे संरक्षक हैं और वो बुद्धिमान हैं। हम लोग आईक्यू लेवल पर 30 के नीचे हैं। और ये मानकर, जैसे बनारस में प्रधानमंत्री जी का जो गोद लिया हुआ गांव है, उस गांव में दरिद्रता की स्थिति क्या है मैं नहीं बताना चाहता हूं। वहां पर 9 एटीएम गए, गांव वाले पूछते हैं भैया किस चीज की दुकान है। ये जो विचित्रता है। अमिताभ जी, इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री का गोद लिया हुआ गांव है, वो अभी देश के बाकी अति पिछड़े गांवों की तरह गांव में से एक है, जहां की जनता एटीएम और दुकान में फर्क नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जागरूकता की जरूरत। सबसे बड़ी हाँ, आप बात पूरी कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उस गांव की जो जमीन है वो भी कॉरपोरेट लोग भविष्य में कब्जा कर लेंगे। गांव वाले पूर्ण विस्थापित होंगे। अब गांव के लोग विस्थापित होंगे तो जंगल में चला जाना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है। गांव की सरकार की जो परिकल्पना थी, जिस पर आपने कहा कि इसके पीछे जो मूल कारण था, वो ये था कि हमको आजादी बिना रक्त क्रांति के मिल गई। अगर रक्त क्रांति के बाद आजादी मिली होती तो ये गांव सरकार की परिकल्पना भी अब तक पूरी हो गई होती। और दूसरा आपका ये कहना है कि जो मोदी सरकार के स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, उसके चलते, जैसा कि सीबी पांडे जी ने भी कहा अपने चर्चा में, कि हर एक स्मार्ट सिटी में कम से कम 20 गांव समाप्त हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा एक स्मार्ट सिटी के बनने में। और इस तरह से पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनने वाला है।
तो ऐसी स्थिति में आपका ये मानना है कि जो स्मार्ट सिटी के चलते गांवों का अस्तित्व खत्म होगा या जो गांव में रहने वाले लोग विस्थापित होंगे तो वे बजाय के शहरों की तरफ आने के वो जंगलों की तरफ पलायन कर जाएंगे। तो क्या इसका मतलब आप उस खतरे की तरफ इंगित कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं जो खतरा आज देश के तमाम राज्यों में नक्सलवाद या माओवाद के रूप में देखने को मिल रहा है? अमिताभ जी, भारत की जनता बेसिकली शांति प्रिय है और अहिंसक है। नितांत मजबूर न होने पर भारत की जनता हथियार उठाने की बात नहीं सोचती है। इसलिए मैं उससे भयभीत नहीं हूं कि सब नक्सली हो जाएंगे। मुझे तकलीफ इस बात की है कि प्रेमचंद जी के रचना के जो चरित्र अब तक जिन्हें अतीत हो जाना चाहिए था यथार्थ जीवन से, वो होरी, अमीना, शंकर, जियावन, घीसू। हाँ, बोलिए बोलिए अमिताभ जी। सेल्फ की जो अधिकार ये कब मिलेगी? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सभ्य समाज का परिचय है। हम जिस तरह से सत्ता का केंद्रीयकरण लगातार कर रहे हैं, राजनीतिक दल विशेष का नाम नहीं लेता। इस देश में एक बड़ी खूबी है, जो विपक्ष में रहता है वो प्रगतिशील हो जाता है, वही राज सत्ता में जाने के बाद प्रतिक्रियाशील हो जाता है। ये जो एक विडंबना है, सारे पॉलिटिकल लोगों के कैरेक्टर लगभग एक ही मेकअप के हैं, ये सबसे बड़ी खतरा है। ये जनता उदास हो रही है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुएं में भांग पड़ी हुई है? पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस करप्ट व्यवस्था का पोषक है। हाँ, इसीलिए कोई अगर किसी पार्टी है वो राजनीतिक दल बदल लेता है, वो स्वच्छ हो जाता है। ये बड़ी मजेदार ब्यूटी है। सीपी पांडे जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। आखिरी सत्र है इस डिस्कशन का और इसमें हम चाहते हैं कि आप अपनी जो फाइनल कमेंट है वो बताएं। हाँ, फाइनल कमेंट देखिए भाषण जी कि इस देश के अधिकांश नेता भ्रष्ट और लालची हैं। इस देश के अधिकांश अफसर भ्रष्ट और लालची हैं। इस देश की अधिकांश पुलिस निहायत ही निकम्मी, लालची और नेताओं के और अधिकारियों के इशारे पर काम करने वाली है। और इन सब ने मिलकर गांव को गुलाम बना रखा है। भारत आजाद हुआ लेकिन इस देश के गांव आजाद नहीं हुए। भारत की आजादी तभी मिलेगी जब गांव की सरकार बनेगी। अगर गांव की सरकार नहीं बनेगी तो एक बार गांव वालों को अपने अधिकार का सही जानकारी, जैसा कि नैतिक पार्टी उनको दे रही है और जगह जगह यात्रा निकालेगी, प्रदर्शन करेगी, गांव गांव बताएगी, जिस दिन उनको गांव की सरकार की जानकारी मिल गई उस दिन वो ऐसी क्रांति करेंगे कि ये इनकी ताकत, चाहे केंद्र की नेताओं की ताकत हो, अफसरों की ताकत, पुलिस की ताकत, एकदम धराशायी हो जाएगी। वो कौन सा रूप भारत लेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद भारत असली भारत बनेगा जहां लोकतंत्र की जड़ गांव में होगी और लोकतंत्र की शासन करने की भी अधिकार गांव में होगा, जैसा कि आदिकाल से हमारा देश में चल रहा है। पहले जब गणतंत्र था, गणराज थे गांव के, तो राजा को गांव की बात माननी पड़ती थी। आज बेचारे एक मामूली छोटे छोटे कर्मचारी और अधिकारियों के गुलाम बने हुए गांव वाले, एक गांव पंचायत का सचिव, पटवारी, एक सिपाही, उनको गुलाम बनाए हुए हैं। राजा के क्या बात है वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। वो समय आएगा कि गांव की बात देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गांव चल के आके सुनेगा और वही असली लोकतंत्र होगा, वही असली देश। पांडे जी, इसी पॉजिटिव नोट के साथ, इसी पॉजिटिव डिस्कशन के साथ हम आज इस चर्चा को जो विराम देते हैं और आप दोनों जो हमारे अतिथि हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस विलेज रिपब्लिक की चर्चा हम लोगों ने अपने डिस्कशन की शुरुआत में की थी वह मूर्त रूप लेगा और जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सरकारी तंत्र है, वह इतिहास और संविधान की इस सच्चाई को जल्दी से जल्दी समझेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों महानुभावों का। और इसी के साथ आज की इस चर्चा को विराम देते हैं और एक बार फिर हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं और आपसे कहते हैं कि देखते रहिए जी संगम।